रखीम स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी गाइड में चैप्टर 52 को। सबसे पहले हमारे पास विजुअल पाथवे, इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास आई से पहले सबसे पहले आ गई ऑप्टिक नर्व या बनाती है ऑप्टिक कैल्म, जिसमें थोड़ी बहुत डिकोसेशन भी होती है। ऑप्टिक कैल्म के बाद निकलते हैं हमारे पास ऑप्टिक ट्रैक हमारे पास लेटरल जेनिकुलेट बॉडी ऑफ द थैलेमस में, और वहाँ से सीधे पहुंच जाते हैं वो प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में। अच्छा ये देखिएगा, यहाँ से थैलेमस से प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स के लिए जो फाइबर्स होते हैं इनको हम कहते हैं जेनिकुलो कैल्काइन फाइबर्स। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये जो डॉर्सल लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस है, इसको हम लेटरल जेनिकुलेट बॉडी भी कहते हैं। ये तो हमने देख लिया, ये हमारे पास न्यू सिस्टम है, एडवांस सिस्टम है। उसके अलावा हमने देखा है कि ये जो ऑप्टिक नर्व्स है, यहाँ से सिग्नल्स कुछ और जगहों पर भी जाते हैं। मिसाल के तौर पर कौन सी जगहों पर जाते हैं, ये सुप्रा कैस्मेटिक न्यूक्लियस में भी जाते हैं, ये प्री टेक्टल न्यूक्लियर में भी जाते हैं, ये सुपीरियर कॉर्टेक्स में भी जाते हैं ताकि आई की मूवमेंट को सपोर्ट किया जा सके। इसी तरह डॉर्सल लैटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस में तो खैर न्यू सिस्टम है ना, वेंट्रल लैटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस में भी जाते हैं ताकि अच्छा कोई चीज़ें मिसाल के तौर पर ये कोई सर्कैडियन रिदम के लिए होती है, कोई किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ के लिए। तो ये जो सारी जगह हैं, इन सारी जगहों पर जो आपके पास नर्व जा रही हैं, इसको हम कहते हैं ये हमारे पास ओल्ड सिस्टम है। ठीक है, बात तो हमारे पास एक ओल्ड सिस्टम होता है, एक न्यू सिस्टम होता है। न्यू सिस्टम में लैटरल जेनिकुलर बॉडी जो होते थे विजुअल कॉर्टेक्स तक जा रहा है, और ओल्ड सिस्टम में ये मुख्तलिफ मिड ब्रेन के स्ट्रक्चर पे रुक रहा है ताकि अगर सर्कैडियन रिदम कंट्रोल हो सके, ताकि आई की मूवमेंट कंट्रोल हो सके और छोटी मोटी चीज़ें कंट्रोल हो सकें। तो न्यू सिस्टम आपकी इमेज बनाने के लिए इन्वॉल्व होता है, और ओल्ड सिस्टम आपके ये छोटे मोटे जो काम है आइज के उनके लिए इन्वॉल्व होता है। फिर आता है फंक्शन ऑफ डॉर्सल लैटरल जेनिकुलर न्यूक्लियस। ये जो न्यू सिस्टम में जो डॉर्सल लैटरल जेनिकुलर न्यूक्लियस है, इसका क्या क्या काम होते हैं। एक तो ये रिले फंक्शन करता है, ठीक है, सिग्नल्स को लेकर आगे सिग्नल्स को भेज देता है, और खास तौर पर याद रखिएगा ये बहुत एक्यूरेट होता है रिले फंक्शन में। ये देखता है कि आई के कौन से पोर्शन से सिग्नल्स आ रहे हैं और उसका हिसाब रखते हुए ही आगे सिग्नल्स भेजता है। ऐसे नहीं है कि जनाब कोई भी सिग्नल आया इसने आगे बता दिया कि भाई सिग्नल आया, एग्जैक्टली बताता है मुझे फलानी जगह से सिग्नल आए हैं। तो यहाँ पे हाई स्पेशल फिडिलिटी होती है। उसके अलावा ये इस बात का भी ख्याल रखता है कि मुझे सिग्नल मेरी साइड की आई से आ रहे हैं या दूसरी साइड की आई से आ रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइबर्स डिकोसेट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फाइबर्स दूसरी साइड से आ रहे हैं, कुछ फाइबर्स अपनी साइड से आ रहे हैं। तो इसको कैसे पता चलेगा, बेसिकली इसके पास 6 लेयर होती हैं, 1 2 3 4 5 6। जो लेयर नंबर 2 3 5 है ना, वो अपनी साइड की आई के लिए यूज़ करता है, और जो लेयर नंबर 1 4 6 है ना, वो दूसरी साइड की आई के लिए यूज़ करता है। तो इसको पता होता है कि फाइबर्स कौन सी आई से आ रहे हैं। उसके अलावा इसको ये भी पता होता है कि सिग्नल एम सेल्स से आ रहे हैं या सिग्नल पी सेल्स से आ रहे हैं। क्यों, लेयर नंबर 1 और 2 इसने रखी होती है एम सेल्स के लिए, और लेयर नंबर 3 4 5 6 रखी होती है इसने पैरवोसेलुलर सेल्स के लिए, ठीक है। तो इसको रैपिडली कनेक्टेड सेल्स के लिए इसके पास अलग जगह है, दूसरी सेल्स के लिए इसके पास अलग जगह है। हाँ, जो एम सेल से आ रहे होते हैं वो ना कोई कलर के बारे में बता रहे होते हैं, ना इतने एक्यूरेट होते हैं, लेकिन रैपिड बहुत होते हैं। और जो पी सेल से आ रहे होते हैं वो कलर भी बता रहे होते हैं, स्पेशल इन्फॉर्मेशन भी बता रहे होते हैं, लेकिन थोड़े से स्लो होते हैं। यहाँ बात समझ में आ गई। इसका पहला फंक्शन हमने देख लिया, रिले कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को, इन्फॉर्मेशन लेके आगे भेजना है। इसका दूसरा फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे इसको दूसरे फंक्शन को जिक्र किया हुआ है, वो होता है बेसिकली गेट करना ट्रांसमिशन को। यानी कि ये चेक करता है कि आगे कितने सिग्नल्स भेजने की जरूरत है, कितने सिग्नल नहीं भेजने की जरूरत है। ये कैसे गेट करता है, कैसे पता चलता है कितने सिग्नल भेजने की जरूरत है। 2 तरह के फाइबर आते हैं इसको बताने के लिए कि भाई आगे कम सिग्नल भेजो या ज़्यादा सिग्नल भेजो। नंबर 1 आते हैं कॉर्टिको-फ्यूगल फाइबर्स ऑफ द कॉर्टेक्स, और नंबर 2 आते हैं रेटिकुलर एरियाज ऑफ मेसेंसेफेलॉन फाइबर्स। डाउन के बाद फिर आती है ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ द विजुअल कॉर्टेक्स। विजुअल कॉर्टेक्स आपके बेसिकली ये जो ऑक्सीपिटल लोब होता है ब्रेन का पीछे वाला, इसमें कैल्कुलस फिशर होता है, वहाँ पे आपके पास प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स होता है। प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स की थोड़ी बहुत चीज़ें देख लेते हैं हम। सबसे पहले तो देखिएगा, रेटिना के ऊपर वाले सुपीरियर पोर्शन से इमेज आ रही है या इंफीरियर पोर्शन से इमेज आ रही है। इसके मुताबिक विजुअल कॉर्टेक्स में आपके पास या ऊपर वाली साइड पे इमेज आती है या नीचे वाली साइड पे इमेज आती है, ठीक है बात। तो यानी कि खास स्पेस है आपके पास खास जगहों के लिए। और अगर आप मजीद देखें तो फोविया से अगर इमेज आ रहा हो तो वो इस जगह पे आता है जिसको आप मैक्यूला कहते हो, और जितना जितना फोविया से दूर जगह से इमेज आ रहा होता है, मिसाल के तौर पे ये अगर रेटिना है, फोविया से जो इमेज आ रहा होता है वो इधर मैक्यूला में, और जितना दूर होगा उतना मैक्यूला से आगे इमेज बन रहा होता है या आगे सिग्नल्स आ रहे होते हैं, ठीक है। तो यानी कि मुख्तलिफ जगहों से आने वाले सिग्नल्स के लिए रिसीव करने के लिए मुख्तलिफ जगह हैं। हालांकि फोविया होता बहुत छोटा है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे उसके लिए एरिया काफ़ी बड़ा है। तो चूँकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर इमेज चाहिए होती है, एक्यूरेट इमेज चाहिए होती है, तो फोविया की हमारे दिमाग में जो रिप्रेजेंटेशन है वो काफ़ी बड़ी होती है। ये तो अगर हमारे प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स पर। सेकेंडरी विजुअल कॉर्टेक्स क्या होता है, अच्छा प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स हमारे पास कैल्कुलस फिशर में था। सेकेंडरी विजुअल कॉर्टेक्स इसका सुपीरियर भी होता है, इंफीरियर भी होता है, एंटीरियर भी होता है, और मतलब हर लेटरल भी होता है। सही होगी बात। हम सेकेंडरी विजुअल कॉर्टेक्स पर सिग्नल को भेजते हैं कि यार जरा इनको ना जरा मजीद जरा चेक करना है कैसे सिग्नल्स हैं, कैसी तस्वीर बन रही है, कुछ जरा मजीद इसको एनालाइज करो, ठीक है। तो एनालिसिस ऑफ विजुअल मीनिंग्स के लिए होता है। प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स की 6 मेजर लेयर्स होती हैं। सही होगी बात। पहले हमने कहा था लेटरल जेनिकुलर बॉडी की 6 लेयर्स होती हैं, अब हम कह रहे हैं प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स की भी 6 लेयर्स होती हैं। जो भी आपके सेंसरी सिग्नल्स हो रहे होते हैं वो हमारे पास लेयर नंबर 4 के पास आ रहे होते हैं, ठीक है। अब हमें प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स को कैसे पता चलता है कि ये सिग्नल्स एम सेल से आ रहे हैं या पी सेल से। बेसिकली लेयर नंबर 4 की भी फर्दर काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं। तो एम सेल से आने वाले सिग्नल्स लेयर नंबर 4 में सी अल्फा पे आते हैं, और पी सेल से आने वाले सिग्नल्स लेयर नंबर 4 के ए में
और सी बीटा में आते हैं, ठीक है। और चूंकि पी सेल से आने वाले कलर्स की तमीज़ रखते हैं तो इसलिए हम उनको कलर बॉब्स के पास भेजते हैं, ब्लॉब्स के पास भेजते हैं, ताकि आप जाकर कुछ मजीद इन्फॉर्मेशन को आप बताओ कि ये कलर्स कौन से वाले बन रहे हैं, ठीक है बात। और एम सेल से जो रैपिड आ रहे हैं उनको तो कलर्स की खुद तमीज़ नहीं है, तो इसलिए इससे आने वाले सिग्नल्स को हम कलर ब्लॉब्स के पास नहीं भेजते, हमें पता है इसको खुद कलर्स का नहीं पता, हम कैसे पता लगा सकते हैं। ऑल राइट जी, द प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स है 6 मेजर लेवल्स, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। वर्टिकल दोनों, अच्छा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे तो पहले तो मैंने आपको बता दिया ना कि ये 6 लेयर्स होती है, जिस तरह इस डायग्राम में देखते हैं 6 लेयर्स है। अब इन 6 लेयर्स में यूँ वर्टिकल सेल्स के कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो लेयर नंबर 4 पे सिग्नल आ गए, फिर लेयर नंबर 4 से सिग्नल हम ऊपर भी भेजते हैं और नीचे भी भेजते हैं। ये एक यूनिट है जिसमें आप प्रोसेस करते हैं इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। तो सेंसरी इन्फॉर्मेशन आई हमारे पास ये 6 लेयर तक, फिर 6 लेयर से ऊपर में लेयर नंबर 1 2 3 पे भेजी, ताकि 1 2 3 वाली लेयर जो है वो ब्रेन के करीब करीब हिस्सों को बता सके, मतलब कि यार ये हमारे पास सिग्नल्स आए हैं, आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको लिम्बिक सिस्टम से कहते हैं आपको इमोशनल हो जाना चाहिए, बड़ा दुखी हो जाना चाहिए, बड़ा खुश हो जाना चाहिए, इस तरह के मुख्तलिफ काम, ठीक है। और लेयर नंबर 4 से कुछ सिग्नल्स लेयर नंबर 5 6 के पास जाते हैं, लेयर नंबर 5 6 के पास जाते हैं, ये मजीद दूर भेजने के लिए होते हैं कि मिसाल के तौर पर मैं भाईजान फुटबॉल की क्लियर तस्वीर आ रही है, इसे ठुड्डा मार दो, ये बॉल की तस्वीर आ रही है, रैकेट अपना घुमा दो, तो ये जो आपने हैंड तक इन्फॉर्मेशन भेजी है या फुट तक इन्फॉर्मेशन भेजी है, ये आपने लेयर नंबर 5 6 के थ्रू भेजी है। दोबारा बता रहा हूँ, जो सिमेटिक इन्फॉर्मेशन है या ये जो आपकी विजुअल इन्फॉर्मेशन है, ये आती है लेयर नंबर 4 तक। फिर लेयर नंबर 4 अपने ये वर्टिकल कॉलम्स में ऊपर भी इन्फॉर्मेशन को भेजते हैं, नीचे भी भेजता है। जो ऊपर भेजी थी इन्फॉर्मेशन लेयर नंबर 1 2 3 में, वो इन्फॉर्मेशन करीब जगह पर जाती है, जो नीचे भेजी थी लेयर नंबर 5 6 में, वो दूर दूर तक जगह पर जाती है। ये वही बात हमने डिस्कस की हुई थी। फिर कलर ब्लॉब्स को उन्होंने बताया हुआ था कि विजुअल कॉर्टेक्स में कलर ब्लॉब भी होते हैं, जो कि पी सेल से आने वाली इन्फॉर्मेशन को मजीद चेक करते हैं कि इसका कलर क्या है। फिर इंटरेक्शन ऑफ विजुअल सिग्नल्स फ्रॉम द 2 सेपरेट आईज, 2 सेपरेट आईज से आने वाली इन्फॉर्मेशन को हम फर्क जगहों पर रखते हैं। कैसे फर्क जगहों पर रखते हैं? ये जो आपके पास विजुअल कॉर्टेक्स है, इसमें आपके पास मिसाल के तौर पे मतलब इंटरमीडिएट जगह होती हैं। ये राइट आई के लिए जगह होगी, फिर थोड़ी सी लेफ्ट आई के लिए जगह होगी, फिर थोड़ी सी राइट आई के लिए जगह होगी, फिर थोड़ी सी लेफ्ट आई के लिए जगह होगी, फिर राइट आई के लिए जगह होगी, फिर लेफ्ट आई के लिए जगह होगी। तो यानी कि अगर राइट आई और लेफ्ट आई के रेटिना के सेम पोर्शन से आ रही हैं तो वो ब्रेन में एक ही जगह पे आ रही होगी, लेकिन फर्क जगहों पर सेपरेट हो। एक ही जगह से मुराद है, रीजन ऑलमोस्ट एक ही होगा, लेकिन राइट आई के लिए फर्क सेल्स होंगे, लेफ्ट आई के लिए फर्क सेल्स होंगे, ताकि हमें पता चल सके कि दोनों से क्या क्या इमेजेस आ रही हैं। ये इसकी ये बड़ा जरूरी है ताकि पता चल सके। क्यों जरूरी है भाई? नंबर 1 स्टीरियोप्सिस के लिए, और नंबर 2 ताकि आपके दोनों आंखें एक ही चीज़ को देखें। अगर राइट आई कुछ और देख रही, लेफ्ट आई कुछ और देख रही है, तो हम कहते हैं तमीज़ करो, एक ही तरफ देखो, और वो कहता है चलो ठीक है हम एक तरफ देखना शुरू कर देते हैं। फिर आता है 2 मेजर लेवल ऑफ पाथवेज। आप देख सकते हैं हम शुरू से काफ़ी सारी चीज़ों को सेपरेट रख रहे हैं। पहले हमने देखा एम सेल्स और पी सेल्स की इन्फॉर्मेशन को सेपरेट रखने के लिए आपके जो लेटरल जेनिकुलर बॉडी है उसके पास भी सेपरेट लेयर्स थी। फिर हमने देखा एम सेल्स और पी सेल्स को सेपरेट रखने के लिए आपकी लेयर नंबर 4 और विजुअल कॉर्टेक्स में भी फर्क जगह थी। अब हम देख रहे हैं एम सेल्स और पी सेल्स को सेपरेट रखने के लिए सेकेंडरी विजुअल कॉर्टेक्स में एनालिसिस की जगह भी फर्क होती हैं। ये जो ऊपर वाली जगह होती है जो सिर्फ फॉर्म 3D पोजीशन मोशन को देख रही होती है, ये एम सेल्स के लिए होती हैं, और जो नीचे जगह होती है टेम्पोरल रीजन की वेंट्रल पोर्शन और इंफीरियर पोर्शन, ये हमारे पास पी सेल्स वगैरह के लिए होते हैं, जो कि विजुअल डिटेल को देखते हैं, कलर को देखते हैं और इन चीज़ों को देख रहे होते हैं। टाइम के बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम न्यूरल पैटर्न्स को, एनालिसिस ऑफ कंट्रास्ट इमेजेस को। अगर आप एक प्लेन दीवार देख रहे हो तो बहुत थोड़े सिग्नल्स जा रहे होंगे, खासतौर पर जिन जगहों पे कंट्रास्ट होता है, कंट्रास्ट बाउंड्रीज पे आपके न्यूरॉन ज़्यादा स्टिमुलेट हो रहे होते हैं, वो ज़्यादा सिग्नल्स भेज रहे होते हैं। फिर आता है हमारे पास विजुअल कॉर्टेक्स पर सिंपल सेल्स। इन सिंपल सेल्स का काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की ओरिएंटेशन बताना। तो जो भी लाइंस किसी भी ओरिएंटेशन, अगर कोई सिंपल सेल्स वर्टिकल के लिए हैं तो जो भी वर्टिकल लाइंस होंगी ये वाले सिंपल सेल्स स्टिमुलेट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें सारी वर्टिकल लाइंस का पता चल चुका है कि कौन कौन सी वर्टिकल लाइंस है। इन वर्टिकल लाइन में इनकी पोजीशनिंग क्या है, उसके लिए होती है कॉम्प्लेक्स सेल्स, ठीक है। बात ओरिएंटेशन सिंपल सेल बताता है, फिर उस ओरिएंटेशन में कोई चीज़ यहाँ पड़ी हुई है, यहाँ पड़ी हुई है, यहाँ पड़ी हुई है, यहाँ पड़ी हुई है, उसकी पोजीशनिंग आपके पास कॉम्प्लेक्स सेल बताते हैं। और फिर एक चीज़ की ये सेम ओरिएंटेशन है और इसकी यही पोजीशन है, लेकिन ये छोटी साइज़ की लेंथ है, ये लंबी साइज़ की लेंथ है, या इसकी शेप क्या है, ये आपको बताते हैं थर्ड टाइप ऑफ सेल्स, जिसको हम कहते हैं एंड स्टॉप्ड सेल्स, ठीक है बात। तो आपके पास सिंपल सेल होते हैं जो किसी लाइन की ओरिएंटेशन बताते हैं, फिर उस ओरिएंटेशन की लाइन किस पोजीशन पे पड़ी है कॉम्प्लेक्स सेल बताते हैं, फिर उस पोजीशन पे उस ओरिएंटेशन की लाइन बड़ी है छोटी है, ये फर्दर आके सेल्स बताते हैं। तो यानी कि हम मुख्तलिफ एनालिसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं। डिटेक्शन ऑफ कलर, किसी भी कलर की डिटेक्शन हम लोग कंट्रास्ट के साथ ही कर रहे होते हैं। हम मतलब मिसाल के तौर पर व्हाइट कलर है तो उससे कंपेयर कर रहे हैं, यार ये मुझे रेड लग रहा है, मुझे ब्लू लग रहा है, तो ये कंपैरिजन के साथ ही होता है। इसीलिए अगर आप कोई कलर्ड लाइट यूज करें तो भी आप कंपैरिजन कर सकते, तो भी आप कलर्स बता सकते चीज़ों का, क्योंकि आपका कंपैरिजन की सेंस बहुत अच्छी होती है। गुड होगी बात। इफेक्ट ऑफ रिमूविंग प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, अगर प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स रिमूव कर दोगे तो जाहिर बात है ब्लाइंडनेस हो जाएगी, क्योंकि प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स का काम होता है इमेज को फॉर्म करना। अब इमेज फॉर्म नहीं हो सकेगी। लेकिन अगर प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स का काम किया है, रिमूव किया है, तो सुपीरियर कॉर्टिकल्स ये वो तो सही काम कर रहे हैं ना, तो जाहिर सी बात है वो जो आपके रिफ्लेक्सेस थे कि आइज को मूव वगैरह करना, वो इस बंदे में सही होंगे। फिर फील्ड ऑफ विजन आती है, इसमें आप देख सकते हैं एक नेजर फील्ड ऑफ विजन है कि मीडियल साइड वगैरह आपको नजर आ रही है, टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन आपको साइड वाली जगह नजर आ रही है। ये पेरीमेट्री की वजह से हम चेक करते हैं, हम पेशेंट से कहते हैं एक जगह पे गौर करो, फिर जहाँ जहाँ तक नजर आ रहा है बताते रहो, ये होती है उसकी फील्ड ऑफ विजन। एक पॉइंट होता है जहाँ पे पेशेंट को नजर नहीं आता, उसको हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। अगर ब्लाइंड स्पॉट नॉर्मल जगह पे तो ठीक है, अगर वो किसी और जगह पे गया हुआ है तो उसको हम कहते हैं स्कोटोमेटा।
डन के बाद उसके अलावा अगर रेटिना का कोई जगह डैमेज हुई है तो फिर उसकी उस पेशेंट की फील्ड ऑफ विजन में वो कहेगा मुझे यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा, हम कहेंगे इसका मतलब है आपकी रेटिना की ये जगह डैमेज हुई है, हो सकता है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा हुआ है, आपकी रेटिना की जगह पे बहुत ज़्यादा मेलानिन वगैरह आया हुआ है। फिर आई मूवमेंट अंदर कंट्रोल को देख लेते हैं जनाबी वाली, मस्कुलर कंट्रोल ऑफ आई मूवमेंट। आपके पास मसल्स होते हैं, ये आप देख सकते हैं मीडियल रेटिकुलस, मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, इसी तरह से इंफीरियर ऑब्लिक, सुपीरियर ऑब्लिक, ये आपके आइज को राइट लेफ्ट ऊपर नीचे घुमाने के लिए, इन सारे मूवमेंट्स के लिए ये होती हैं। ऑल राइट जी। न्यूरल पाथवेज और कंट्रोल ऑफ आई मूवमेंट्स, पहले तो बात याद रखिएगा ये जो आपके मसल्स होते हैं ना ये हमेशा रेसिप्रोकल इनोवेशन होती है, यानी अगर एक मसल स्टिमुलेट होगा तो दूसरा मसल इनहिबिट होगा, ये स्टिमुलेट होगा तो ये इनहिबिट होगा, ये बात हो गई। उसके बाद देखिएगा आपके पास क्रेनियल नर्व 3, न्यूक्लियस ऑफ क्रेनियल नर्व 3, क्रेनियल नर्व 4, क्रेनियल नर्व 6 ये सारे इनर्वेट कर रहे होते हैं और ये सारे न्यूक्लियस आपस में मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फैसिकल्स की मदद से कनेक्टेड हैं। ठीक है, बाद सिग्नल्स मुख्तलिफ जो आपके पास जा रहे होते हैं टेक्टल रीजन से, सुपीरियर कॉलिकुलस रीजन से, ये सिग्नल्स आप देख सकते हैं ऑक्सीपिटल टेक्टल ट्रैक, इसी तरह ऑक्सीपिटो कॉलिकुलर ट्रैक, ये सिग्नल्स आपके पास यहाँ पे टेक्टल रीजन में और इन रीजन में आ रहे होते हैं। इनके हिसाब से हम देखते हैं कि आइज को किस तरफ मूव करना है, ये सारा कुछ हो रहा होता है। उसके अलावा बता रहे हैं कि आपकी जो बॉडी का इक्विलिब्रियम है इस पर भी डिपेंड कर रहा होता है कि आइज की मूवमेंट कहाँ पर जानी है। इसी वजह से वेस्टिबुलर न्यूक्लियस भी आपकी आइज की मूवमेंट को रेगुलेट कर रहा होता है, क्योंकि वेस्टिबुलर न्यूक्लियस को बॉडी के इक्विलिब्रियम को पता है। अगर आपके गिरने लगे तो आप फौरन वहाँ पे देखोगे, पीछे गिरने लगे तो पीछे की तरफ देखोगे, आइज की मूवमेंट उसके हिसाब से होती है। फिक्सेशन मूवमेंट ऑफ द आइज, दो तरह की फिक्सेशन मूवमेंट होती है, एक होती है वॉलंटरी फिक्सेशन मूवमेंट जिसमें आप अपनी कोई भी चीज़ को गौर करते हो, किसी भी जगह पे आंख को आपने अनलॉक किया हुआ है और अपनी मर्जी से कोई भी जगह देख रहे हो और आप कहते हो हाँ मैंने ये जगह ढूंढनी थी। ठीक है, अब इस जगह को अगर गौर करते रहना है तो फिर होती है आपके पास इनवॉलंटरी फिक्सेशन मैकेनिज्म, जो कि एक ही जगह पे गौर करता है, जो कि आपकी आइज को एक ही जगह पे फिक्स कर देता है, लॉक कर देता है। ठीक है, तो जो वॉलंटरी फिक्सेशन है वो अनलॉक करती है और ये जो इनवॉलंटरी है वो एक ही जगह पे लॉक कर देती है। डन। ये जो एक ही जगह पे लॉक करती है कैसे करती है, जबकि आपकी आइज में तो बहुत सारी मूवमेंट्स भी हैं। आपकी आइज अगर आपकी आइज लॉक ना होती ना तो आपकी आइज में कॉन्टिन्यूस ट्रेमर्स भी होते हैं, स्लो ड्रिफ्ट मूवमेंट्स भी होती हैं, सडन फ्लिकिंग मूवमेंट्स भी होती है। तो हम कैसे लॉक करते हैं, भाई क्या मैकेनिज्म है? सीधी सी बात है, हम इमेज को फोविया के अंदर रखते हैं। अगर आपकी ऑब्जेक्ट की इमेज, मैंने एक उंगली को देखना शुरू किया हुआ है, इस उंगली की इमेज मेरे फोविया के सेंटर में है, अगर ये फोविया के सेंटर से साइड पे होने लगेगी तो मैं फौरी तौर पर कहूँगा ओए साइड पे क्यों जा रही हो और वापस ले आऊँगा। ठीक है, तो साइड पे होती है आइज हमारी मूव होती है, लेकिन हम उनको मूव होने देते नहीं है, हम उनको फिक्स रखते हैं एक ही जगह पे विद द हेल्प ऑफ इनवॉलंटरी फिक्सेशन मूवमेंट। अगर इनवॉलंटरी फिक्सेशन मूवमेंट किसी की खराब हो गई तो फिर वो एक उंगली को ज़्यादा देर तक नहीं देख सकेगा, उसको एक उंगली पर देखने के लिए बड़ा वॉलंटरली बड़ा कॉन्शियसली सोचना पड़ेगा कि यार मेरी आंखें यहाँ न चली जाए वहाँ न चली जाए, क्योंकि इसके लिए फिक्सेशन करना बड़ा मुश्किल हो गया हुआ है। स्कैटिक मूवमेंट्स ऑफ द आइज, आप जब गाड़ी चला रहे होते हैं मुख्तलिफ चीज़ें आपके सामने से गुजरी होती हैं, कभी एक पे फिक्सेशन कभी दूसरी फिक्सेशन, आपकी जो फिक्सेशन है वो जंप कर रही होती है, इसको हम स्कैटिक मूवमेंट्स कह रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहे हैं। अच्छा, कई दफ़ा ये भी होता है कि ऑब्जेक्ट्स मूव नहीं कर रहे, जैसे आप बुक रीड कर रहे हैं ऑब्जेक्ट वे पे, लेकिन आपकी आंख जो है वो आगे 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 मूव कर रही है, ये भी आपके पास स्कैटिक मूवमेंट है, क्योंकि इसमें भी आपकी जो फिक्सेशन पॉइंट है वो जंप कर रहा होता है। डन। नेक्स्ट आती है फिक्सेशन ऑफ ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट्स। एक गाड़ी है वो जहाँ से गुजर रही है और आप उसी गाड़ी पे गौर करते चले जा रहे हैं, तो आपकी आंख भी उसके साथ चलती रहेगी, आपकी फिक्सेशन भी उसके साथ चलती रहेगी। इसको हम कहते हैं परस्यूट मूवमेंट्स। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी है कि अगर एक चीज़ इस तरह वे में मूव कर रही है तो आपकी आंख भी आहिस्ता आहिस्ता यूं ही मूव करना शुरू कर देगी और उस चीज़ को फोकस कर लेती है। ऑलराइट जी। फिर आता है सुपीरियर कॉलिकुलर न्यूक्लियस के फंक्शन वगैरह देख लीजिएगा। सुपीरियर कॉलिकुलर न्यूक्लियस जो है वो इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है आपकी आई से। हाँ, उसको पता होता है आई के कौन से रीजन से आ रही है, क्योंकि उसके पास मैपिंग वगैरह है थोड़ी बहुत, वो देखती है, उसके पास प्रॉपर जगह बनी हुई है कि यार अगर इस जगह पे सिग्नल आएगा तो मतलब आई की टॉप वाली जगह से आ रही है, इस जगह से आएगा तो आई की राइट जगह से आ रही है। तो यानी कि सुपीरियर कॉलिकुलर न्यूक्लियस को पता चल जाता है कि कोई भी जो धमाका हुआ है या कोई ऑब्जेक्ट है या कोई लाइट है तो वो आपकी कौन सी साइड से आ रही है, उसी तरफ आँख को मूव करती है। ठीक है, एक इसके पास सिग्नल आ रहे हैं आई से, दूसरा सिग्नल्स आ रहे हैं इसके पास ईयर से, तीसरा सिग्नल आ रहा है इसके पास सोमैटिक सेंसेशन से। ठीक है, तीन जो सिग्नल आ रहे हैं इन सिग्नल्स के मुताबिक एक तो आपकी आइज को मूव करवा देती है। ठीक है, दूसरा ये आपके मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फास्सिकुलस की वजह से ब्रेन के दूसरी जगह पे सिग्नल भेजती है और आपके हेड को भी मूव करवाता है और आपकी बॉडी को भी मूव करवा देता है। ठीक है, तो सिग्नल आ रहे हैं इसके पास आइज से, सोमैटिक सेंसेशन से और ईयर से, मूव करवाता है ये आपके आइज को, आपके हेड को और आपकी बॉडी को। दोनों की बात ये था सुपीरियर कॉलिकुलस का। फिर फ्यूजन ऑफ विजुअल इमेजेस, आपकी दोनों आंखें कोई अलग अलग चीज़ें देख रही हैं, लेकिन उन दोनों आपकी दोनों आंखों में अलग अलग इमेजेस बन रही है, लेकिन हम उन दोनों इमेज को फ्यूज करके एक ही इमेज बना लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। अगर एक आंख कुछ और देख रही हो, एक आंख कुछ और देख रही हो, तो फौरी तौर पे इंटरफेरेंस एक्साइटेशन होती है और हम कहते हैं ओए एक ही चीज़ पे देखो, और फिर दोनों आंखें एक ही चीज़ को देखना शुरू कर देती हैं। वेरी गुड, हो गया काम, दोनों इमेजेस जो फ्यूज हो जाती हैं एक ही तरफ। न्यूरल मैकेनिज्म ऑफ स्टीरियोप्सिस को पार्ट 1 चैप्टर में 50 के अंदर डिस्कस किया हुआ है कि हम देखते हैं दोनों आंखों में किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज कितना डिफरेंट बन रहा है और इस चीज़ से हमें पता चलता है उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है।
कैसे भाई, यहाँ पे आपके पास अगर हम न्यूरोनल सेलुलर मैकेनिज्म देखें तो हमारे पास मुख्तलिफ पाथवेज होते हैं। कोई पाथवे होता है वो कहता है अगर ऑब्जेक्ट 2 मीटर अवे होगा तो मेरे से सिग्नल आएंगे। कोई पाथवे होता है कहता है यार अगर ऑब्जेक्ट 25 मीटर दूर होगा तो मेरे में से सिग्नल आएंगे। तो हम देख लेते हैं कौन से पाथवे से सिग्नल आ रहे हैं, हमें पता चलता है ऑब्जेक्ट कितना दूर प्लेस्ड है। देन स्ट्रैबिस्मस होता है बहंगापन, मुख्तलिफ तरह का होता है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रैबिस्मस हो जाता है, टॉर्सनल स्ट्रैबिस्मस हो जाता है, वर्टिकल स्ट्रैबिस्मस हो जाता है। इसमें होता ये है कि जो आईज हैं या तो वो एक चीज़ पे मतलब या तो सिर्फ राइट आई फोकस करिए, लेफ्ट कर ही नहीं सकती, या दोनों आईज फोकस कर तो सकती है लेकिन अल्टरनेटिवली या राइट करेगी या लेफ्ट करेगी, दोनों के बाद। इसमें बेसिकली सप्रेशन ऑफ विजुअल इमेज होता है। ये नहीं होता कि अगर दोनों आंखें फर्क तरफ देख रही तो बंदा दो चीज़ें देख सकता है। सप्रेशन होती है, एक चीज़ को देख रहा है तो दूसरी इमेज को हम सप्रेस कर देते हैं, हम कहते हैं बाहर में जाओ, दोनों के बाद। तो आपके पास सप्रेशन ऑफ विजन हो जाती है। हाँ, मिसाल के तौर पर एक बंदे में एक आई जो हमने ठीक डेवलप कर ली हुई है और दूसरी आई को हमने सप्रेस कर दिया, ये आई सही रखी हुई है और इस आई को सप्रेस कर दिया। अब अगर कभी ये आई इसकी ब्लाइंड हो गई, ख़राब हो गई, तो ये सप्रेस्ड आई पूरी तरह ठीक नहीं हो सकती। थोड़ी बहुत चलो बेहतर हो जाएगी इसका विजन, लेकिन ये पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि आईज का डेवलपमेंट होना होता है पूरा नर्वस सिस्टम, क्योंकि बचपन से ये वाली हमने सप्रेस करके रखी हुई है, इसलिए इसका नर्वस सिस्टम प्रॉपर्ली डेवलप हुआ ही नहीं है। ऑलराइट जी, उसके बाद आती है हमारे पास ऑटोनॉमिक कंट्रोल। यहाँ पे हम देखते हैं कि पैरासिम्पथेटिक इनर्वेशन किस तरह से होती है हमारी आई की। पैरासिम्पथेटिक इनर्वेशन तो सीधी सी बात है, यहाँ पे एडिंगल वेस्पर न्यूक्लियस होता है। एडिंगल वेस्पर न्यूक्लियस से क्रेनियल नर्व सी निकलती है, सीलियरी गैंग्लियन पर सिनेप्सिस होता है और यहाँ से आगे पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर जाते हैं जो कि आपके सीलियरी मसल के पास जाते हैं और स्फिंक्टर ऑफ आयरस के पास जाते हैं। डन, ये था पैरासिम्पथेटिक। फिर सिम्पथेटिक को देखा जाए तो वो आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकली, सिम्पथेटिक ट्रंक में चली गई, सर्वाइकल सिम्पथेटिक ट्रंक से सुपीरियर सर्विकल गैंग्लियन में गई और वहाँ से कैरोटिड आर्टरी की जगह जो प्लेक्सस है उसमें चलेगी। उस प्लेक्सस से आपके पास फाइबर चले गए, वो भी आपके पास इसी तरह से आइरिस के पास गए और एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल ऑफ आई के पास चले गए। ठीक होगी बात। फिर देखते हैं हमारी आई अकोमोडेशन कैसे करती है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट दूर है करीब है उसके हिसाब से अपने लेंस को मोटा या पतला किस तरह से करती है, इस अकोमोडेशन को समझते हैं हम। पहले तो बात यह है जैसे ही इमेज ब्लर होगी हम फौरी तौर पर लेंस को अकोमोडेट करेंगे। डन। दूसरी बात, हमें कैसे पता चलेगा कि अकोमोडेट किस तरह को करना है, करीब को करना है कि दूर को करना है। उसके लिए 4 मैकेनिज्म है हमारे पास। पहला मैकेनिज्म ये है यार, ब्लू लाइट जो है ना उसका फोकस थोड़ा सा फर्क होता है, रेड लाइट का फोकस थोड़ा सा फर्क होता है, क्योंकि ब्लू लाइट ज्यादा कन्वर्ज होती है, रेड लाइट कम कन्वर्ज होती है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि यार ब्लू लाइट का अच्छा इमेज बन रहा है और रेड लाइट का, और उसके हिसाब से हमें पता चलता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लू लाइट और रेड लाइट का फोकस थोड़ा सा आगे बन रहा है, ब्लू लाइट का थोड़ा पीछे बन रहा है। हम देखते हैं रेड लाइट और ब्लू लाइट में से कौन सा बेहतर फोकस है, उससे हमें पता चल जाता है कि ओवरऑल फोकस पीछे बन रहा होगा रेटिना का या आगे बन रहा होगा। हम उसके हिसाब से अकोमोडेशन कर लेते हैं। दूसरा मैकेनिज्म ये है कि हमारा फोविया है ना, इसके सेंटर में थोड़ी सी और इमेज बनती है, जरा बाहर थोड़ी सी और इमेज बनती है, क्योंकि आप देखते हैं इसकी डेप्थ होती है। ठीक है, हम देखते हैं यार इस साइड में बेहतर इमेज बन रहा है या ऊपर बेहतर इमेज बन रहा है। अगर ऊपर बन रहा है इसका मतलब फोकस सामने हुआ है, अगर पीछे बेहतर यहाँ बेहतर इमेज बन रहा है तो फोकस पीछे हुआ है। हमें पता चलता है फोकस सामने है या फोकस पीछे है। उसके अलावा हमारा ब्रेन थोड़ी चीटिंग भी कर लेता है और बता देता है, जब वो सिग्नल कन्वर्जन का सिग्नल भेजने लगता है ना, वो पहले लेंस से कह रहा है यार मैं कन्वर्जन का सिग्नल भेजने लगा हूँ, तुम जरा मजीद कन्वेक्स हो जाओ। ठीक है, तो ये तो वैसे ड्रामेबाजी है, तो चीटिंग हो गई। तो चौथी चीज़ ये है कि हम मुसलसल तौर पे चेक कर रहे होते हैं, हम कभी कभी ज़्यादा कन्वेक्स करते हैं, कभी कम कन्वेक्स करते हैं और देख लेते हैं जहाँ भी ज़्यादा क्लियर इमेज हो हम उस तरफ अकोमोडेशन को कर लेते हैं। आखिर में तो नहीं, मतलब उसकी बात है बस यार। कंट्रोल ऑफ प्यूपिल डायमीटर, यहाँ पर बताया हुआ जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है वो आपके प्यूपिल को कंस्ट्रक्ट करता है, इसको हम कहते हैं मायोसिस। सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम आपके प्यूपिल को डायलेट करता है, इसको हम कहते हैं माइड्रियासिस। ऑलरेडी फिर आता है हमारे पास प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स। प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स में डिस्कस किया हुआ है कि लाइट के ज़्यादा या कम होने से जो आपका प्यूपिल डायलेट या कंस्ट्रक्ट करता है, इसको कहते हैं प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स। इसका मैकेनिज्म यहाँ पे अगर आप देखें तो मिसाल के तौर पे अगर ज़्यादा लाइट आ रही है तो प्री टेंशन रीजन ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाएगा, ये एडिंगल वेस्पर न्यूक्लियस को स्टिमुलेट करेगा और एडिंगल वेस्पर न्यूक्लियस यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कॉज करवा देगा। ठीक है, और वाइस वर्सा होगा तो यहाँ पे डायलेशन हो जाएगी प्यूपिल की। तो इसकी वजह से लाइट ज़्यादा हो या कम हो हम डायलेशन की कोशिश कर लेते हैं। 30 टाइम्स भी लाइट बढ़ जाए या कम हो जाए तो हम उसको काम ठीक कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे कोई नर्वस सिस्टम इशू बन गया है या हम प्री टेंशन न्यूक्लियस खराब हो गया तो फिर जारी बात है ये सिग्नल भेजी जाएगा, क्योंकि एडिंगल वेस्पर न्यूक्लियस बेचारा आप स्टिमुलेट नहीं हो पा रहा ना, रेगुलेट नहीं हो पा रहा ना, तो ये जनाब सिग्नल भेजी जाएगा और आपका प्यूपिल जो है वो कंस्ट्रिक्ट ही रहेगा, हमेशा ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट रहेगा तो जाहिर मसले बन गए, क्योंकि आपका ये जो नर्वस सिस्टम है काम नहीं कर पा रहा। और उसके अलावा यहाँ पे क्या मसले होते हैं जनाब वाली, अगर किसी इंसान को ब्लाइंडनेस हो गई है लेकिन उसके प्यूपिल की अकोमोडेशन हो रही है, हम कहेंगे हैं प्यूपिल की अकोमोडेशन हो रही है, इसका मतलब है रेटिना तो सही से काम कर रहा है। हम कहेंगे इसका मतलब है रेटिना सही से काम कर रहा है, तो इसके ब्रेन में कोई ना कोई मसला हुआ है, हो सकता है साइफिलिस हुआ हो। ठीक है, तो यानी कि ब्लाइंडनेस में जरूरी नहीं है कि उसका रेटिना सही से काम नहीं कर रहा। अगर ब्लाइंडनेस के बावजूद अकोमोडेशन हो रही है तो हम कहेंगे रेटिना तो काम कर रहा है, गड़बड़ कोई और है। फिर तो हॉर्नर सिंड्रोम में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है, जिसकी वजह से प्यूपिल आपका हमेशा कंस्ट्रिक्टेड रहता है, सुपीरियर आईलिड प्रॉपर्ली उठ नहीं पाती, ब्लड वेसल जो है वो डायलेटेड रहती हैं और स्वेटिंग जो है वो हो नहीं पाती, यानी वो सारे काम जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है वो सारे काम नहीं हो पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।